सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए आज एक बार फिर से बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगी। चलते हैं प्रश्नों पर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। अब हम ऑप्शन को देखने से पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ी हो और वह असली जीवन की समस्याओं पर आधारित हो, अर्थात वह रोजगार देने वाली व्यावसायिक शिक्षा हो। यानी जो हम शिक्षा देते हैं वो रोजगार देने वाली हो। प्रगतिशील शिक्षा एक और बात कहती है कि शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं बल्कि उपयोगिता पर निर्भर है। और समावेशी शिक्षा कहती है कि किसी को विशेष दर्जा न दो, जो कक्षा और विद्यालय हो वो दोनों ही सामान्य हो। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं ऑप्शन पर, एक एक ऑप्शन को काटते हैं और लास्ट के उत्तरों पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर बी, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। अब एक बात समझिए कि समान पद्धति और समान शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा कहीं पर भी नहीं कहती कि आप समान पद्धति या समान शिक्षा पद्धति अपनाओ, बल्कि वह कहती है कि किसी को विशेष दर्जा मत दो, जो भी देना हो सामान्य क्लास में दो या सामान्य विद्यालय में दो। जैसे आप कोई पाठ को पढ़ा रहे हो, वहाँ पर एक आंशिक दृष्टिबाधित बालक बैठा है और वह पीछे बैठा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सामान्य क्लास में ही आप विशेष व्यवहार करें। जैसे वो पीछे बैठा, आप उसको आगे बैठा दो ताकि वो देख सके। उसके लिए विशेष कुछ मत दो, आप विशेष व्यवहार नहीं करना है कि आप उसके लिए अलग से क्लास चलो, अतिरिक्त समय दो उस पर, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप सामान्य व्यवहार करना है, लेकिन सामान्य क्लास में ही कुछ विशेष चीज़ें करनी है। लेकिन ये किसके लिए? जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो, आंशिक रूप से श्रवण बाधित हो। ये है समावेशी शिक्षा। और फिर समान शिक्षा पद्धति नहीं अपनाई जा सकती है। जैसे वहाँ पर मंद बुद्धि बालक बैठा है, समान बुद्धि बालक बैठा है और प्रतिभाशाली बुद्धि बालक बैठा है। तो आप जो मंद बुद्धि बालक बैठा है आप उसको 5 क्वेश्चन दे दो, वहीं पर अगर प्रतिभाशाली बैठा है उसको 10 क्वेश्चन दे दो। लेकिन आप उसको समान शिक्षा पद्धति से नहीं अपना सकते हो भाई। जैसे 10 क्वेश्चन आप मंद बुद्धि बालक को दे दोगे, 10 ही क्वेश्चन प्रतिभाशाली को दोगे, तो क्या वो एडजस्ट कर पाएगा? मंद बुद्धि बालक वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा, वो पढ़ना ही बंद कर देगा। तो आप समान शिक्षा नहीं अपना सकते हो। मंद बुद्धि के लिए अलग है और प्रतिभाशाली के लिए अलग है और समान बुद्धि बालक के लिए अलग है। लेकिन इस कहाँ चीज़ें करनी है? एक सामान्य क्लास में ही करनी है। आप अलग अलग जैसे पाठ को नहीं पढ़ा सकते हो, आप अलग अलग पाठ नहीं पढ़ा सकते हो। जैसे सामान्य के लिए अलग, प्रतिभाशाली के लिए अलग, मंद बुद्धि बालक के लिए नहीं। कहने का मतलब है पाठ एक ही रहेगा, सामान्य चीज़ ही रहेगा, लेकिन कार्य क्या रहेगा? मंद बुद्धि बालक को थोड़ा दे दो, सामान्य को उससे ज़्यादा दे दो और प्रतिभाशाली के लिए कुछ और ज़्यादा दे दो। ये चीज़ें करनी है, समझ गए? तो समान शिक्षा पद्धति आप नहीं अपना सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर आप ऑप्शन में समान शिक्षा पद्धति, उसको प्यार से काट दीजिए और आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने लास्ट में बोल दिया कि समान शिक्षा प्राप्त करें। आप समान शिक्षा नहीं दे सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी वही कह रहा है कि समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। भाई क्षमताओं को नहीं सिद्ध करना है। जैसे वहाँ पर कोई फर्स्ट बैठा है, जैसे सीटेट की बात कर लेते हैं, आप किसी को वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं बांट सकते हो। क्या सीबीएसई बोर्ड क्या कहते हैं कि आप ग्रेडिंग पद्धति अपनाई जाए। तो और वैसे भी यहाँ पर समान शिक्षा है तो समान शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। अब फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। नहीं भाई, समान शिक्षा पद्धति नहीं अपना सकते हो।
इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और प्यार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा यही तो कहता है कि शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, असली जीवन की समस्याओं पर आधारित हो, जो रोज़गार देने वाली हो। व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, जो रोज़गार देने वाली हो उनको व्यावसायिक शिक्षा दो। जो और एक और बात तो कहती है प्रगतिशील शिक्षा की शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं बल्कि उपयोगिता पर निर्भर है। वही ऑप्शन नंबर डी भी कह रहा है कि ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक। आप उनको व्यावसायिक शिक्षा दो जो भविष्य में वो रोज़गार देने वाली हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हम ये क्वेश्चन कल ही समझाए थे आपको और वही क्वेश्चन आ गया। हमने कल बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में एक आलोचना भी आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको आज देखने को मिला। यही क्वेश्चन कह रहे थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में 2-3 चीज़ें हम आपको फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक हिंज नामक व्यक्ति पर किया था जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था और इसने यह प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। फिर से सुन लीजिए, यह अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। उसने प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग एक और बात बताते हैं, कहते हैं कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता है बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जो कि नैतिक तड़गड़ा का भाग है। कल क्वेश्चन यही आया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो सही और गलत के बीच में उसको क्या कहते हैं, तो उसको नैतिक तड़गड़ा कहते हैं। ठीक है, कल ये क्वेश्चन था। और आज हमने कल ही बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग पे एक और क्वेश्चन बनता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना क्या है, तो वो क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आवृत रखा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजो के सिद्धांत को दोहराया है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। अब जान लीजिए कि कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना क्या है। कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई जगह नहीं दिया है। जो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया वो सारे पुरुषों पर किया था। जो उन्होंने प्रयोग किया था वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर यानी पुरुषों पर किया था, महिलाओं को कोई नहीं जगह दी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर ही यही है कि कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी। और ऑप्शन नंबर ए भी वही कह रहा है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आवृत रखा है, यानी पुरुषों पर किया है, महिलाओं को कोई नहीं जगह दी। यही सबसे बड़ी आलोचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये भी लॉरेंस कोहलबर्ग के ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये भी बहुत प्यारा सा, यही एक सवाल इससे पहले और भी ले चुके हैं, वो देखते हैं आज एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पश्च परंपरागत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है या पूर्व परंपरागत है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परा परंपरागत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी परंपरागत है। आप लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। यानी कह लीजिए कि वाइगोस्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, इनसे रिलेटेड हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में आता है और अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत।
इन्होंने 3 चरण दिए, उसको बोलते हैं पहला चरण है कि पूर्व पारंपरिक चरण। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी इसमें स्वार्थी बच्चा होता है। और इसी का पार्ट 2 है, जैसे हर चरण के दो सिद्धांत हैं, हर चरण के 2 पार्ट हैं। पूर्व पारंपरिक, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी चरण ये एक ही हैं और इनकी उम्र होती है 3 से 10 वर्ष। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है जैसे इसमें स्वार्थी बच्चा होता है जैसे आप कह लीजिए कि आप क्लास में जाते हैं तो पेंसिल की ज़रूरत होती है तो सारे पेनों को इकट्ठा कर लेता है कि नहीं नहीं भैया मेरे सारे पेन मेरी है। तभी टीचर आती है, कहती है कि उसको वहाँ पे उसको डर सताने लगता है, मतलब वहाँ पे दंड मिलने लगता है। तो उसको भय रहता है कि अगर टीचर आएगी अभी मारेगी मुझे, यानी सब पेन जिसका मैं चुराया हूँ उसको सभी को दे दूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साथ साथ में दंड एवं अनुशासन भी चलता है। ठीक है, नहीं आप भी ले लो पेन, हम भी ले ले पेन, साथ में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पूर्व पारंपरिक बात। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई यानी आप सीधा सा रिलेटेड समझ लीजिए कि यहाँ पर उच्च परंपरागत पर है। जो लास्ट 3 है इनका सिद्धांत है, जो लास्ट 3 चरण है वो बोलता है उत्तर परंपरावादी, यानी एक और नाम है इसका उत्तर रूढ़िवादी, जिसकी उम्र होती 13 से 16 वर्ष। इसमें होता है सामाजिक अनुबंध। इसमें बोलता है कि अपना हित देखना। और इसी का पार्ट 2 है, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, तो हम इसकी बाद में बात करते हैं। वैसे में एक ऑप्शन काटते तो परंपरागत होगा नहीं और परंपरागत होगा नहीं। तो बात करते हैं पश्च परंपरागत यानी उत्तर परंपरावादी, इसी का एक और नाम है। तो कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि वो एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण करते हैं, जो लाखों पर, यानी यहाँ पर उत्तर परंपरावादी पर सोच पर है, समाज से रिलेटेड है, जो सामाजिक अनुबंध पर कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्च परंपरागत सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर सी, उसके प्रति संकेत करे जिससे वो बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। अब देखिए, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि अगर क्लास में कोई आंशिक रूप से श्रवण बाधित हो यानी कम सुनता हो तो आप उसको अतिरिक्त जगह मतलब अतिरिक्त सेवाएं नहीं दे सकते हो, यानी कुछ जैसे कोई विशेष व्यवहार आप नहीं कर सकते हो। उसको करना क्या है कि अगर वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है या उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको आप आगे बैठा दो ताकि उसको स्पष्ट रूप से सुनाई दे। और सीटेट में नकारात्मक चीज़ तो आनी ही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं। अलग स्थान पर बैठाएं का मतलब ये होता है अलग स्थान पर बैठाएं, लेकिन उससे पहले उसने क्या बोला कि बच्चे को डांट फटकार कर। तो डांट फटकार कर सीट में नकारात्मक चीज़ें होती हैं, तो नकारात्मक चीज़ों को हम पहले काट देंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। ये भी नकारात्मक चीज़ है, विद्यालय से नहीं हटाओगे। हाँ, उसके लिए करोगे क्या, सामान्य विद्यालय में ही या सामान्य क्लास में ही उसको विशेष चीज़ें करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। और उस संकेत नहीं करना है भाई, संकेत नहीं करना है। ठीक है, संकेत नहीं करना है। वो पूर्ण रूप से बधिर बच्चा नहीं है जो सुन ही नहीं सकता है। उसको क्या करना है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ये करना है। उसके लिए विशेष विद्यालय नहीं देना भैया तुम जाओ सब लोग विशेष चीज़ें करने, नहीं,
उसके लिए ये करना है कि समान क्लास में ही विशेष चीज़ें कर रही हैं उसको आप आगे बैठा दो ताकि वो देख सके, सुन सके स्पष्ट रूप से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप या मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ये भी लॉरेंस कोहलबर्ग से ही संबंधित है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब समझ लीजिए, हम बार बार वही चीज़ें बता रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं। पहला चरण है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है परंपरावादी चरण, फिर तीसरा है उत्तरा परंपरावादी चरण। इसकी उम्र होती, जो उत्तरा परंपरावादी की उम्र होती है वो 13 से 16 वर्ष में। इसमें 2 उपचरण हैं, उसको बोलते हैं सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंध कहता है कि अपना अपना हित देखना, अपना अपना हित देखना। जैसे कि अगर तुम जैसे आप सब्जी के लिए दुकान पे जाते हो तो उससे सब्जी लेते हो तो फ्री में तो लेते नहीं हो, उससे क्या कहते हो, तुम मुझे सब्जी दो और मैं उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। ये हो गया सामाजिक अनुबंध। सटीक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अपना अपना हित देखना, आप उससे सब्जी ले लिए, आपका हित हो गया, उसका हित क्या था, उसका हित था पैसा लेना, आपने उसको पैसा दे दिया। और वही क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप या मेरे लिए करें तो मैं आपके लिए करूँगा। ये कौन सा चरण है? जाहिर सी बात है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। ये लॉरेंस कोहलबर्ग का तीसरा चरण है, उत्तरा परंपरावादी, जिसकी उम्र होती है 13 से 16 वर्ष। अच्छा, इसी का सार्वभौमिक नैतिकता आता है पार्ट 2, उसको बोलते हैं परोपकार, जिसमें दूसरे का हित हो, दूसरे का भला हो। अगर क्वेश्चन में आता है कि कोई, जैसे उदाहरण कि मैं भूखा रह लूँगा पर तुम भूखे मत रहो, इसका क्वेश्चन अलग है। अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका भी लूँगा, वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है और हमने बार बार जानबूझ के भी लिया है कि ताकि आपको समझ सकें कि सीटेट का प्रश्न वही रहता है लेकिन बदला बदला हुआ हर बार आता है। हम आपको बता दे रहे हैं क्यों बार बार चीज़ें कह रहे हैं कि क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं कहीं विशेष चीज़ें लगा देते हो। आप हमेशा ध्यान रखना कि सीटेट कभी नहीं कहता है कि समान शिक्षा पद्धति अपनाई जाए, एक रूपता हो, विशेष चीज़ें नहीं दी जानी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका हुआ रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने को प्रयास कर रही है? ए, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। पहली बात तो सीटेट कहता ही नहीं कि कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी काट देंगे। अब देख लीजिए, वो कह रहा है छुओ और अनुभव करो। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम सुनो, सुनने वाली बात तो है नहीं, आंखों से देखने वाली बात है ना भाई। जिसको आँख नहीं, ब्रेल लिपि क्या कहती है? ब्रेल लिपि यही तो कहती है कि छुओ और अनुभव करो, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। और सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी की तो कोई बात ही नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। यहाँ पर सीधा सीधा छुओ और अनुभव करो का मतलब है कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसको करना क्या है, उसको ब्रेल लिपि द्वारा सिखाया जा रहा है, जिसे छुओ तथा अनुभव करो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम देखिए बार बार जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग को काहे के लिए ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि आपको रटवा दें। रटवा दें का मतलब ये कि आपको दिमाग में आपके भर दें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में या उससे वाले पहले प्रैक्टिस सेट में हमने एक शब्द बताया था, स्कीमा।
और वहीं से एक क्वेश्चन बना है जो आज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, मानसिक संरचना मतलब कि एक जैसे चिप होती है, आप अपने मोबाइल में लगाते हो और उसमें ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स ये सब सेव करते हो, उस चिप में सेव करते हो। ऐसे ही हम लोग के पास दिमाग है, दिमाग में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जो हमने पढ़ा लिखा जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सेव कर लेते। तो कहाँ होता है, मानसिक में तो ये होता है। तो उसी को पियाजे बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये होता है कि बच्चे की सूचना का भंडार गृह। उदाहरण जैसे चिप में आप डॉक्यूमेंट वीडियोस ऑडियो सेव करते हो, वैसे ही स्कीमा होते हैं। स्कीमा का मतलब होता है बच्चे की सूचना का भंडार गृह। समझ में आ गया बात? इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता। क्वेश्चन देखिए, अब आपको पढ़ाया हुआ लग रहा होगा क्योंकि हमने अधिकतर सारे क्वेश्चन अब ले रहे हैं और आपको बार बार क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। और ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। अब आप देखिए, सृजनात्मकता इसकी कोई उम्र नहीं होती है, छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, बड़े बच्चों में भी पाई जाती है। सृजनात्मकता का मतलब होता है औरों से बेहतर सोचना या औरों से अलग करना, क्रिएटिविटी करना। मतलब उसके अंदर मौलिक विचार होता है, कुछ सृजन करने की क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं सृजनात्मकता। और सीधा सा ऑप्शन से लिया गया है, इसमें ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी कि सृजनात्मकता वह है जो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। अभी हमने कल ही आपको अभिसारी अपसारी के बारे में समझाया था। अपसारी का मतलब ही, हाँ कल क्वेश्चन ये आया था कि अपसारी चिंतन किसको कहते हैं। अपसारी चिंतन कल क्वेश्चन आया था कि अपसारी चिंतन की विशेषताएं क्या है, तो वहाँ पर सृजनात्मकता लिखा था और वहीं से सही हो जाएगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किस तरह होता है, क्वेश्चन का रूप बदल जाता है लेकिन उत्तर वही रहता है ना। तो सृजनात्मकता क्या है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। अब आप जान लीजिए ये किससे संबंधित है। अभी इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताए थे वाइगोत्स्की के बारे में। उनका पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना, और इसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इसे वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच, और इसी को जीन पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रित। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, इनके 4 सिद्धांत है, वहीं से लिया गया है। लेव वाइगोत्स्की के 4 सिद्धांत है। पहला सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और चौथा चरण सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वहीं से ये लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देख लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन इससे पहले आया था कि वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं, न इससे वाले पहले प्रैक्टिस सेट में, है ना। देखिए हमने जानबूझ के लिया है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग पे, ताकि इनके बारे में अच्छे से आप जान सको कि ये सब है क्या। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता। पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे में एक शब्द आता है वस्तु स्थायित्व।
वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि वस्तु का अस्तित्व रहता है भले वह दिखाई ना दे। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बहुत रोता है शुरुआत में। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगती है, और भूख लगती है तो उसे चाहिए दूध। अब वो इसलिए रोता है जबकि जानता है कि मेरी मम्मी आस ही पास है, तो तब तक रोता है जब तक उसकी मम्मी आ नहीं जाती, जब तक उसको दूध पिला नहीं देती या दूध दे नहीं देती हैं। तो क्या हुआ, वस्तु का अस्तित्व रहता है, जैसे मम्मी है वहाँ पे, भले ही वह ना दिखाई दें, लेकिन वो बच्चा जानता है कि यहाँ आस पास में ही है। तो उसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फिर से वही आ गया वाइगोस्की के। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? अब जब तक आप पियाजे, वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग को नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन कहाँ हल कर पाओगे। अब ध्यान रखना कि पियाजे ने क्या नहीं कहा है। पियाजे ने आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर ए, बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अहम केंद्रित भाषा, और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। अब पहली बात जान लीजिए कि अभी इससे पहले हमने बता दिया कि वाइगोस्की का पासवर्ड क्या था, सामाजिक अंतःक्रिया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि इसको पियाजे ने तो कहा ही नहीं। अब हम कुछ बातें पियाजे के बारे में बता दे रहे हैं जो उन्होंने कहा है। पियाजे ने कहा कि जो पहली बात तो पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है और बोला कि ये बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, यानी विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब डी पियाजे ही बोलते हैं। और अभी हमने क्या बोला कि पियाजे अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं, और वहीं वाइगोस्की क्या बोलता है, व्यक्तिगत वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच। ये भी पियाजे से ही संबंधित है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बात करता है पियाजे, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया ये वाइगोस्की से संबंधित है, ठीक है, वाइगोस्की से संबंधित है, इसलिए ये पियाजे द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी सारे रिलेटेड पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से, जो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कोई ऐसे बालक हैं क्लास में या कक्षा में जो ध्यान ही नहीं देते पढ़ने के लिए, और वहाँ पे एक व्यवहार करना जो सबसे अच्छा है, उसको ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। ऑप्शन नंबर बी बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन नंबर सी ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर डी बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को काटते हैं हम, ठीक है। नकारात्मक चीज़ को तुरंत काट दीजिए, क्योंकि सीटेट ऐसे ऑप्शन को नहीं मानता है। बच्चे को आप डांट नहीं सकते हो, आप डांट कर पढ़ाओगे तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसको ध्यान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देने हैं, दंड भी नहीं देना है। आप खड़े कैसे रखवा सकते हो? बच्चे को नहीं ध्यान दे रहा तो उसको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खड़े ही रखोगे, तब ध्यान देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 बचता है बी और सी। बी कहता है बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में अवकाश देना। अब भाई सुनिए, बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है, आप उसको दिन भर में उसको अवकाश ही दोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। हाँ, करना क्या है कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चे कम देख पाते हैं, कम सुन पाते हैं, कम मतलब ध्यान जो पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको आप आगे बैठा दो, ताकि शिक्षक और छात्र से कनेक्टेड रहें, मतलब एक दोनों से संपर्क बना रहें, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। दंड नहीं देना है किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बुद्धि की स्पीयरमैन भाषा में कारक जी क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक बुद्धि, बी ऑप्शन नंबर बी उत्पादक बुद्धि,
ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि और डी वैश्विक बुद्धि। अब आप एक बात जान लीजिए, जो स्पीयरमैन है उन्होंने दो बात कही है। क्या बात कही है कि एक जी कारक होता है, जी कारक में मतलब एक जी कारक जो होता है वो सामान्य बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। यह एक सामान्य योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है, या दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है। यानी स्पीयरमैन ने दो बातें कही है, एक सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। दो बात कही है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। तो आनुवांशिक बुद्धि उन्होंने बोला ही नहीं, वैश्विक बुद्धि उन्होंने बोला ही नहीं, उत्पादक बुद्धि उन्होंने बोला ही नहीं। बुद्धि की स्पीयरमैन भाषा में जी कारक सामान्य बुद्धि है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि की बात कही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। दो बुद्धि बताइए, एक सामान्य बुद्धि और एक बताइए थे विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है सामान्य बुद्धि। चलिए एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, और हाँ, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं हम सभी भी अगले शिक्षक दिवस पर शिक्षक बनने की मार्ग पर चलें, या हमें भी शिक्षक बनने का मौका मिले, ठीक है। सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।